हमारे हिंदी पॉडकास्ट में। मैं हौरा कैम खानी 5th BA साइकोलॉजी और लिटरेचर की छात्र। हमने जेनजी के बारे में बहुत कुछ सुना है कि उनमें अटेंशन स्पैन नहीं है, वह करियर को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन क्या ये सब सच है? आज जेनजी मिथ वर्सेस रियलिटी के बारे में हम समझेंगे और आज हमारे साथ मौजूद दो शानदार शिक्षक, डॉक्टर निशा जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, जिनकी नजरियात उनके एक्सपीरियंस और ध्यान से जेनजी को देखता है, और मिस पायल रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, जो मानव विज्ञान से जेनजी के बारे में समझती है। तो आप दोनों का इस पॉडकास्ट पर स्वागत है। थैंक यू। ओके, तो हम शुरू करें। बिल्कुल, हमें भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जेनजी पर अपने विचार व्यक्त करें। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल मिस पायल मैम आपसे है कि क्या आपको लगता है कि शिक्षक की आयु छात्रों के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है? ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता कि एज एक फैक्टर है। मुझे लगता है एज चाहे वो 50 हो या 22 हो, वो कैसे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इसी से मैटर होता है। अगर वो एक स्टूडेंट के साथ उनके लेवल में जाके समझते, उनसे बात करते, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अलग नज़रिया से उनको ही देखेंगे। तो हाँ, मुझे उतना ज़्यादा फर्क तो लगता नहीं है एज ऑफ मैम को शायद। हाँ मैम, जैसे हमारी उम्र में थोड़ा अंतर है, उस हिसाब से थोड़ा सा उत्तर में भी मेरे अंतर है। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है कि मैं मानती हूँ कि थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है। कि जैसे अगर हम बोले कि एक घर के अंदर एक माता पिता और बच्चे और दोस्त है, तो एक बच्चा जो है एक माता पिता को माता पिता की नज़र से ही देखता है, ठीक है ना। वहीं पर उसके भाई बहन या उसके कजन्स है या उसके दोस्त है, तो वो उनके साथ वैसा व्यवहार करता है। यही अंतर मेरे को कभी कभी जो है वो नजर आता है कि कक्षा में भी कि अगर जेनजी टीचर नहीं है और मिलेनियल टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उनके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जो है उसके अंदर वो माता पिता वाला थोड़ा सा उनके अंदर आ जाता है, और वो जो व्यवहार करते हैं या नजरिया रखते हैं वो थोड़ा सा आ जाता है। और जहाँ पे जेनजी टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर वो उसको दोस्त या हाँ उसके हिसाब से वो कनेक्ट होते हैं, तो वो पूछने में, प्रश्न पूछने में या उनके साथ ज्यादा फ्री होके वार्तालाप बातचीत करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे वो अंतर नजर आता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ही है निशा मैम। तो कहा जाता है कि जेनजी में पेशेंस कम है और अटेंशन स्पैन भी कम है। तो आपको क्या लगता है, आप हमें रोज पढ़ाती और समझाती, तो क्या आपको क्या लगता है कि यह सच है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि पेशेंस कम है या नहीं है। देखिए अंतर क्या है, अंतर ये है कि जेनजी के बच्चे जो है वो बहुत गतिशील हैं, उनके अंदर परिवर्तनशीलता बहुत जल्दी से आती है। तो किसी चीज को बनाए रखने के लिए शिक्षक पर भी बहुत निर्भर करता है कि वो किस तरह से चीजों को क्रिएटिव कर रहा है, ताकि बच्चों को, क्योंकि जेनजी बच्चे क्या है ना, तुरंत उनके जो विचार है वो बदल के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो अब अगर हमें कुछ पढ़ाना है तो हमें उनकी गतिशीलता के अनुसार अपने आप को या उनको बनाए रखने के लिए वहाँ पे अपने तरीकों को बदलना होगा। तो ऐसा हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बहुत पेशेंसलेस है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और पायल मैम, आपका इस पर क्या ख्याल है? मेरा तो ये ख्याल है कि अभी जेनजी जो है वो विक्टिम्स है एक्चुअली। हाँ, क्यों, मैं बता रही हूँ आपको। पहले तो अटेंशन स्पैन के बारे में बोल रहे थे। मैं जब स्कूल में थी तब रिसर्च ने कहा था कि कुछ 20 मिनट का अटेंशन स्पैन होता है मैक्सिमम। 20 मिनट तक आप मैक्सिमम अटेंशन पे कर सकते किसी चीज पे, उसके बाद आपका ध्यान जो है घट जाता है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद से, एंड थैंक्स टू द रील्स, अभी के रिसर्च दिखा रहे कि बस 8 सेकेंड अटेंशन स्पैन है। तो इसमें उनकी गलती तो है नहीं, ये एक स्टाइल है, पैटर्न बन गया है अभी, ठीक है। थोड़ा साइंटिफिकली समझाती हूँ। वेंट्रल स्ट्रैटम करके एक पार्ट है हमारे ब्रेन में, ठीक है। ये पार्ट जो है ये तब एक्टिव होता है जब सपोज आपको भूख लग रही हो और आपको खाना मिल रहा है, आपको प्यास लग रही हो, आपको पानी मिल रहा है, आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर सेक्स। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो एक्टिवेट होता है इस टाइम। रिसर्च ने दिखाया है कि जब एक नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन भी सेम ब्रेन पार्ट को एक्टिवेट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, बायोलॉजिकली हम उसके विक्टिम्स बन गए। तो अटेंशन स्पैन कम हो गया है। पेशेंस का अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि पेशेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो इसीलिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आधा घंटा एक चीज़ जानने के लिए वेट करे। वो आराम से यूट्यूब में जाके into 2 करके आजकल सुन लें।
2x स्पीड में सुन के सब कुछ पता चल रहा है उसको, तो उनको पेशेंस की अभी उतनी लग नहीं रही होगी जरूरत। हाँ, इसीलिए इसका ज्यादा प्रभाव शिक्षकों पर ज्यादा पड़ रहा है बजाय बच्चे के। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पायल मैम आपसे कि हमारी जनरेशन को लेजी भी कहा जाता है और कहा जाता है कि हम मेहनत नहीं करते और हमारे में मेहनत करने की क्षमता नहीं है, तो आपको क्या लगता है आप दोनों को? मुझे लगता है कि समय कहाँ है लेजी होने का। मैं एकदम फ्रैंकली बोल रही हूँ, जब हम लोग बच्चे थे तो हमें शायद थोड़ा सा टाइम मिलता था बाहर जाके दोस्तों से मिलने का, या फिर किसी कोई आ गया तो उनसे बातचीत करने का। अभी जब मैं देखती हूँ तो ये रहा स्कूल, ये रहा कॉलेज, उसके बाद इमीडिएटली ये एक्टिविटी, ये स्केटिंग क्लास, ये क्रिकेट क्लास, ये ट्यूशन, फिर जाके थोड़ा सा 1 घंटा इसमें डिनर, ये मतलब इतना जैम पैक्ड है लाइफ कि लेजी होने का मुझे तो नहीं लग रहा है कि है कोई। लेकिन Option. मैम फोन की वजह से भी हो सकता है ना कि फोन से एडिक्शन हो जाए तो वह लेजी की और नहीं, बल्कि फोन से तो और उनमें क्रिएटिविटी आया है, लेजीनेस तो नहीं बोलेंगे। जैसे मैम ने सही बोला है कि एक के बाद एक गतिविधि या एक्टिविटी उनकी तैयार रहती है। अभी स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर खेलने जाना है या फ्रेंड्स के साथ समय बिताना, एक के बाद एक उनका प्लान रहता है, तो लेजीनेस तो कहीं दिखती ही नहीं है। अच्छा, फोन तो मेरे ख्याल से एक सिर्फ पार्ट है उनकी लाइफ का जिसका वो ज्यादा इस्तेमाल पहले नहीं था, तो पहले वही एक्टिविटी किसी और चीज में दिखती थी उनका। तो आलसीपन तो हम नहीं बोल, मैं तो नहीं बोलूंगी। हाँ, मुझे एक बात बताइए, जब कोई फोन भी देख रहा होता है, क्यों देख रहा होता है? मैम आप भी बताइए। हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे देखते हैं, हम भी तो देखते हैं। देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत थोड़ा सारे समय कारण पास होते हैं, करना है time या pass कुछ करना जानकारी है। लेनी है या अलग अलग जिसका जो आलसी कार्य पन में है। क्या करते हैं, बस बैठे रहते हैं, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे तो आप कुछ या तो सीख रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, या किसी क्लोज नेटवर्क लोगों के बारे में आप जान रहे हैं कि ये इंसान कैसा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ये क्या चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि फोन इसमें कुछ ज्यादा मैटर करता है। एक रिसर्च स्टडी है जिसने ऐसे लेजीनेस के ऊपर ही है, वो एक कंपैरेटिव स्टडी है जहाँ पे 1972 के एम्प्लॉयज को लिया गया है और 2008 के एम्प्लॉयज को लिया गया है। तो उस रिसर्च में ये दिखाया गया है कि चाहे जैसा भी काम हो, है ना, जैसा भी हो, उनको लेजीनेस से कुछ इम्पैक्ट नहीं होता था। 3 चीज, एक तो सैलरी कैसी है, एक तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, और एक तो है कि काम करके अच्छा लगता है। अगर ये 3 हो गया तो लेजीनेस तो उन्हें आता नहीं था। एंड ये 2 जनरेशन 2008 में तो जेन ज़ी हो गया, और 1970 तो मिलेनियल से भी पहले, है ना। तो इसमें अगर रिसर्च इज प्रूविंग दैट यू कैन नॉट कॉल इट लेजीनेस, तो हम कैसे इसको लेजीनेस? मेरा और एक सवाल है कि आप डूम स्क्रॉलिंग को लेजीनेस कहेंगे? क्यों हमारे में रील्स आती है, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, तो वुड यू कंसीडर डूम स्क्रॉलिंग एज लेजीनेस? ये पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। मुझे लगता है ये एक टाइम पास करने का वे हो सकता है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, मैं आपको बोलूँ कि आप जाके प्लीज मेरे लिए ये काम करिए, तो भी आप बैठ के नहीं, तो अगर वो है तो अलग बात है। लेकिन नहीं, वो I don't think I would not blame social media for कई बार this. क्या होता है, जैसे जब बहुत ज्यादा इंसान थक जाता है, बच्चा हुआ या देखिए पूरा दिन का एक्टिविटी करके एक बच्चा भी थकता है और एक बड़े इंसान की बात करेंगे वो भी थकता है, तो कई बार ये हेल्प भी करता है कि माइंड को एकदम शांत करने के लिए चलो 10 मिनट 15 मिनट रील देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें तो ये होता है कि देखो आप जो स्क्रोलिंग की बात कर रहे हो, तो ये जो पसंद आया तो तुरंत पता देख लिया, नहीं आया तो तुरंत पलट लिए, तो वो तो उसकी इच्छाओं पर ही निर्भर करता है। लेकिन इससे कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई अंतर आए। Okay. अब इसी टॉपिक पे जेंजी को ये भी कहा जाता है कि हम एक जॉब पे टिकते नहीं है, लाइक हम लॉयल नहीं है एक जॉब में, हम दूसरे जॉब की ओर जाते रहते हैं। तो हम क्या जॉब हॉपर्स है? जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि एक जिम्मेदारी वाली बात जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो बात ये है कि पहले क्या होता था कि इंसान जो है वो जिम्मेदारियों को निभाता था, उसे अपना परिवार दिखाई देता था। अगर वो 10 दिन भी घर पे बैठ गया या 1 महीना भी घर पे बैठ गया किसी कारण से, तो वो क्या सोचता था, अरे मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा, 1 महीना सैलरी नहीं आएगी। आज का बच्चा इससे बिल्कुल अलग सोचता है, उसके पास बहुत ऑप्शन है और वो ये सोचता है कि हाँ मेरे को करना है। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है वो नहीं लेता भी है तो वो सिर्फ अपनी लेता है। तो वो एक अंतर मुझे नजर में आता है इस तो, और वैसे नहीं हम कुछ बोल सकते, लेकिन ये प्रभाव तो थोड़ा देखने में मिलता है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन एक बात ये भी है कि आजकल अगर पहले जब एक नौकरी जाती थी तो दूसरी नौकरी खोजने के लिए इतना एफर्ट्स चाहिए होता था। अभी अगर एक नौकरी चली गई तो इतने सारे नेटवर्क बन गए हैं, इतने सारे सोशल मीडिया से ऑफर्स आने लगे हैं, इतना रिसोर्स ओपन है,
कि शायद लोगों को ये दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये अगर मेरा चला गया तो मैं अगला क्या करूँ। कुछ ना कुछ ऑप्शन ऑल्टरनेट, उनमें ये कॉन्फिडेंस भी है, आई वुड रियली गिव अ हैट्स ऑफ टू देम कि उनमें ये कॉन्फिडेंस भी है कि चलो ये नहीं तो कुछ और। लेकिन प्रायोरिटाइज जब करते हैं तो एक तो मेंटल हेल्थ है ना, मैम अभी बोल रहे थे, तो इस बारे में कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि एक तो मेंटल हेल्थ को वो आगे रखते हैं और एक है वर्क लाइफ बैलेंस, जो हमारे पेरेंट्स को, जैसे मैंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माता पिता को शायद वो मौका ही नहीं मिला होगा। वो अपने शरीर को वहीं घिसा देते थे कि अरे नहीं, उनको माँ बाप की चिंता है कि घर कैसे चलाएंगे और ये सब रहता था। तो वो अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते थे, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते थे और काम में लगे रहते थे, और नौकरी जल्दी से बदलने का उनके दिमाग में कभी भी नहीं आता था। जबकि आज का बच्चा पहले अपनी हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ होगी तभी आगे कुछ होगा। तो ये बच्चे में जरूर एक अंतर आया है। आज के जनजी जो लोग हैं उनमें बहुत परिवर्तन है इस चीज का, और कहीं ना कहीं वो अच्छे तौर पर ही देखा जाता है, सकारात्मक तौर पर देखा जाता है। और वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन से मैं आप दोनों से ये भी पूछना चाहूंगी, अगर आप इस जनरेशन जी में बॉर्न होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप दूसरे फील्ड में जाने का सोचते हैं या यू गाइस वुड स्टिक टू आप एक जॉब पे रहते हैं? देखिए, मेरा तो पैशन टीचिंग है, तो मैं तो इसी में ही रहती, फिर मैं चाहे भले किसी भी उम्र में किसी भी समय में आती, पर मेरा पैशन टीचिंग ही है और मैं इसी में ही रहती। अभी देखिए, हमारे पास भी वैसा ही सोर्स है जो आप सबके पास होगा, वो तो है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन आवर, हमें क्या पसंद है। तो मुझे नहीं लगता मैं इससे बेटर कुछ और कर सकती हूँ। आई विल डेफिनेटली स्टिक टू दिस। हम पे यही सूट करता है मैम। पुरानी पीढ़ी अक्सर कहती है कि जेनजी बड़े से बड़े की इज्जत नहीं करते और उनमें अथॉरिटी का डर नहीं है, तो आपका इस विषय पर क्या ख्याल है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक छोटा सा अंतर बस देखने में आया है, वो ये है कि जो पहले के बच्चे थे, जो मिलेनियम के बच्चे हम बोलेंगे, उसमें बस ये अंतर था कि वो इज्जत मतलब वो सम्मान को लेकर बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनका चाहे वो शिक्षक का सम्मान हो, चाहे वो उनका खुद का सम्मान हो। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि अगर वो 4 जनों के बीच में उनको किसी ने कुछ बोल दिया तो वो इतना गिल्ट महसूस, मतलब ऐसा लगता था कि मेरी बेइज्जती हो गई है, तो वो इस तरह से लेते थे और मेरा इंप्रेशन खराब हो गया है, टीचर के सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो गया है, बच्चों के सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो गया है। आज जेनजी बच्चे जो है ना, वो ये बात नहीं सोचते हैं, उनको इस चीज से मतलब कोई चिंता ही नहीं है कि मेरा इंप्रेशन क्या बच्चों पे पड़ रहा होगा, नहीं है उनको, वो इस चीज में बिल्कुल फ्री है और जैसा वो महसूस करते हैं और वैसा ही वो रिएक्ट कर देते हैं। तो ये एक अंतर जरूर मुझे नजर आता है। मुझे लगता है पहले के ज़माने में ना ये जो शब्द है इज्जत बहुत ज़्यादा ही डर के साथ एसोसिएट किया जाता था कि कोई, जैसे कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब उनके भैया या पापा घर वापस आ रहे होते तो वो जो भी करते थे वो वहाँ से, अगर सपोज ऐसे ही बैठ के बाहर गप्पे मार रहे हैं तो वो अच्छा वो आगे चलो अंदर चले जाए, ये है उनका तरीका इज्जत दिखाने का। लेकिन आजकल के बच्चों में मुझे नहीं लगता कि वो डर फैक्टर है, एंड मुझे सच में नहीं लगता कि डर होना भी चाहिए। एक चीज मैंने देखी है, अगर आपको लगे कि आपका जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ या जेनजी के साथ इन जनरल, आप अगर बॉन्ड ऐसा बना सके जहाँ पे आपकी निराशा से उनको कोई फर्क पड़े, तभी आप ये बात कह सकते कि वो आपको इज्जत करे। तो क्या ये इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड है। अभी मैं चल रही हूँ और एक स्टूडेंट जाता है जो जिनको मैं शायद पढ़ाती भी नहीं हूँ और वो मुझे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोलता, इसके लिए मैं ये नहीं बोल सकती इस बंदे में रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है। मैं भी बोल के देखूँ, मैं गुड आफ्टरनून पहले बोलूँ तो वो क्या रिप्लाई नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, है ना। इज्जत दिखाने का तो अलग अलग तरीका होता है। भी सिंपल, आप भी जेंसी है, जस्ट थोड़ी देर पहले एक चेयर, मैं बस अंदर आई थी रूम में और ये एक चेयर में बैठी थी ऐसे, तो मैंने हाथ रखा तो ये अपना बैग भी हटा ली, मैंने बोला रखो। तो इज्जत दिखाने का तरीका जो है वो बहुत अलग होता है, और ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चों में या जेंजी में वो बात है नहीं, वो है, लेकिन वो कैसे दिखाते हैं वो बहुत अलग है पहले जमाने से, और हम उसको कैसे समझेंगे ये पूरा हम पे है। और उम्मीद दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चे भी समझना चाहते हैं और अध्यापक भी समझना चाहते हैं। तो क्या हम इसे आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड समझ सकते हैं या कुछ रिलेटेड है उससे कि हाँ कि इज्जत नहीं करती तो लाइक आई डोंट केयर तो इसलिए इज्जत नहीं करती, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये बात तो इनफैक्ट अच्छी है कि हम तो पूरी जिंदगी दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं ये सोच के बिता दिए। बिल्कुल। इस समय ये लोग अपनी इंप्रेशन का इतना नहीं सोचते कि ये 10 लोग सामने मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं।
मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, वो करेज है उन लोगों में कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। इट्स नॉट अबाउट आई डोंट केयर। अगर आपको केयर चाहिए तो जैसे मैंने कहा वो इमोशनल बॉन्ड वैसा ही है, तो आपको दिखेगा एंड यू विल सी द बेस्ट ऑफ द केयर। और हमें याद है हम कितना डरा करते थे टीचर से और बोलते थे अरे हमारी मतलब हमारी इमेज भी खराब नहीं होनी चाहिए, टीचर हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचे। तो वहां पर वो चीज और आज का अगर हम आज बोलेंगे, अगर आज हम जेन जी एज में होते तो शायद हमारा व्यवहार उस समय अलग, मतलब सोच भी अलग होती, समझ भी अलग होती। अगला क्वेश्चन कि निशा मैम आपके पास 17 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आपने हमारे पहले की भी जनरेशन को पढ़ाया है, तो आपको हमारी जनरेशन और पहले की जनरेशन में अंतर क्या दिखता है ये, और क्या? बिल्कुल 17 साल के अनुभव के आधार पर मैं बोल सकती हूँ कि वैसे तो देखो कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन जो एक चीज देखने में मिली है मैम वो ये है कि जैसे अगर आज से मैं 10 या 12 साल पहले की बात करूँ कि उस समय जो बच्चे थे वो जब हम कुछ पढ़ाते थे या कुछ भी बोलते थे तो उस समय वो बच्चे ध्यान से सुनते थे, ठीक है। लेकिन आज अगर हम वही चीज बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चा 10 प्रश्न पूछ रहा है उसमें, ऐसा क्यों, ठीक है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं कहूँ कि ये तार्किक आधार पर आ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि हम बच्चों को अगर हम मैथोलॉजी बता रहे हैं तो बच्चों को बताया हमने, रामायण के बारे में बताया, महाभारत के बारे में बताया, तो बच्चे एक कथा की तरह सुन रहे हैं लेकिन प्रश्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम जेन जी के टाइम में जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सीधा प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों। तो अभी एक ही घटना हुई कक्षा के अंदर, मैंने बच्चों को पढ़ा रही थी और वहां पे एक बच्चे ने प्रश्न किया कि मैम सुना है कृष्ण की जो है वो 16,000 रानियां है, तो क्या सच में कृष्ण भगवान ने इतनी शादियां की थी। तो ये प्रश्न मेरे सामने है। अब पहले भी पढ़ाया है मैंने, पहले भी बताया है, लेकिन कभी किसी ने प्रश्न किया नहीं। तो आज के बच्चे का जो दिमाग है वो क्रिएटिव है बहुत, वो ऐसे ही क्यूरियस है, तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता है कि हमने जैसे कथा के तौर पे बता दिया और उन्होंने सुन लिया। आज उनकी यही क्यूरियोसिटी दिमाग के अंदर रहती है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये एक अंतर जरूर देखने में आया है, जो पहले के बच्चे इतना नहीं पूछते थे। पहले माँ बाप भी कुछ बोल देते थे तो बच्चे ऐसे तुरंत मान लिया करते थे। तो खाली शिक्षक की बात नहीं है, हमारे माँ बाप ने जैसा बोला हमने आंख बंद करके वैसा ही मान लिया। लेकिन आज की जनरेशन देखे तो बोलते हैं वो, बल्कि माँ बाप से ऐसा क्यों, आपने जो बोला हम ऐसा फॉलो क्यों करें, उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। और ये चीजें हमें हमारी परंपरा के अंदर भी देखने को मिलती है। घर के बहुत सारे, हर धर्म के अपने ट्रेडिशन होते हैं जो चलते आ रहे हैं, संस्कृति। तो जब हम उन्हें फॉलो करने की बात करते हैं, हमारे बच्चे, हमने कभी नहीं पूछा अपने माँ बाप से कि आप ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह से मना रहे हैं इसको। लेकिन हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मम्मी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका एक ये आ जाता है रीजन कि हमने तो कभी नहीं पूछा, उसका क्या जवाब दे कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये अच्छा है, एक ये अच्छा है कि आज के बच्चों के अंदर ये चीजें हैं कि वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते हैं और हर चीज को वो तर्क के साथ जोड़ते हैं। रियलिटी, हाँ, तो उनको हर चीज के पीछे चाहिए कि क्या क्या कारण है, वो कारण जानने की वो कोशिश करते हैं और तभी वो एक्सेप्ट करते हैं मैम शायद। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे हम बोलते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं पैसिव लर्निंग जो है वो नहीं है अभी। कि हम जो बोलेंगे एक तरफ से वो सिर्फ सुन के उसी को दे जस्ट फॉलो इट, वैसा नहीं है। वो अपना जो विचार है वो भी अपने सामने लाएंगे। एंड ये तो फर्क मैम ने 17 साल में तो मतलब एज अ स्टूडेंट मेरे क्लासमेट्स में जो देखा, मैं जो मेरे स्टूडेंट्स में देखती उसी में पता चला। जैसे पहले होता था ना कि एक रटंत प्रणाली चलती थी कि चीजों को रटना और वही करना, ठीक है। तो जब उस शिक्षा में इस चीज में बदलाव आ गया तो वहीं ना हम कहेंगे कि बच्चों के दिमाग में बहुत बदलाव आया है और बच्चे हर चीज को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए हैं, मतलब जिज्ञासु हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज ही है ऐसे में। थैंक यू। और मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है कि हमारे जनरेशन को पढ़ाने में, जेन जी को पढ़ाने में आपको सबसे ज्यादा क्या मुश्किल लगता है और क्या मुश्किलात आई है? आप बताइए मैम। मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वो है अपने आप को एज ए टीचर हमेशा अपग्रेडेड रखना। क्योंकि जैसे मैं 3 साल पहले पढ़ा रही थी और जैसे मैं 3 साल बाद अभी पढ़ा रही हूँ, उसमें अभी बहुत अंतर आ गया है। अगर वैसे ही ट्रेडिशनली जैसे हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया था, अगर हम वही कंटिन्यू करें तो हम ऐसे उनका अटेंशन स्पैन ब्रेक कर देंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, क्लास नहीं ले पाएंगे हम। तो मेरे लिए पर्सनली मैं बोल रही हूँ एज ए टीचर, कॉन्स्टेंटली मैं क्या एक्टिविटीज ऐड करूँ, ऐसे क्या करूँ क्लास में जिससे बच्चों का ध्यान बना रहे और उनके लिए लर्निंग भी बहुत ज्यादा मजेदार हो। ऐसा नहीं है कि बोरिंग, अच्छा चलो अभी क्लास है, ऐसा नहीं, वो अभी क्लास है। वो फीलिंग लाने के लिए जो चैलेंज फेस करना पड़ता है, मेरे लिए सिर्फ वही चैलेंज है। स्टूडेंट्स की तरफ से उनका जो क्यूरियोसिटी आता है, मुझे लगता है उससे मुझे सीखने को मिलता है। तो आई वुड एब्सोल्युटली अप्रिशिएट
ये तो आजकल के बच्चे भागने में बहुत उत्साह है, पर निकल जाएंगे तुरंत ही। और ये अंतर है कि देखिए मेन जो चीज है ना, बदलाव मुझे नहीं लगता कि बच्चों की तरफ से इतना आया। देखिए बच्चे जब हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर एक अलग ही बदलाव आया है, क्यूरियोसिटी है और हर चीज को कारण के साथ जानने के, तो बच्चे में बदलाव, तो बच्चे के लिए हमें अपने आप को बदलना, एक शिक्षक को बदलना बहुत जरूरी हो गया है। और ये जब भी संभव है जब हम उनकी मानसिकता पर आकर उनको पढ़ाएंगे। हम बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे अनुसार जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो उसके अनुसार है, ऐसा नहीं है। हमें उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको क्या चीज अच्छी लगनी है, वो किस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं, उसके स्तर पर एक शिक्षक को आना बहुत जरूरी है। और अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई है, पहले तो इतना सब नहीं था, अब तो एआई आ गया है, तकनीकी बहुत सारी आ गई है। तकनीकी के आधार पर हम बहुत तरीकों से अब बच्चे के अंदर उस लर्निंग पावर को और जगा सकते हैं, बिठा सकते हैं उन्हें देर तक समझाने के लिए। ये चीज है, पर इसके अंदर बच्चे के लिए नहीं, हमें बदलना बहुत जरूरी है। जैसे मैम ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा एक शिक्षक को। और एज अ स्टूडेंट मेरा आप लोगों से सवाल है कि हम लोग असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन करते हैं और एआई का यूज करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हम एआई का, आपको पता चलता है हाँ बिल्कुल पता चलता है, बिल्कुल देखते ही जो भाषा होती है वो बिल्कुल पता लग जाती है। उसका एक उदाहरण मैं दूंगी। पहले क्या होता था, जैसे बच्चों को कुछ काम करने के लिए दिया, मैं जेनजी वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं पहले बच्चों को बात कर रही हूँ। तो क्या करते थे, उस समय गाइडें चला करती थी और बच्चे क्या करते थे, काम दिया मैम ने करने के लिए, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन उतारा और वहां पे ऐसे हाथ बना होता था, कुछ ऐसे सिग्नल करके होता था या एरो बना होता था, वो बच्चे उसको भी कॉपी कर लेते थे और सेम लैंग्वेज उतार के ले आया करते थे। ठीक है, तो आज की वो ये है कि हमें तुरंत पता लग जाता था, मतलब बच्चों ने नकल तो कर ली लेकिन दिमाग नहीं लगाया कि उसको हम किस तरह से परिवर्तित करें। सेम आज का बच्चा है कि एआई अगर से वो असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन दिया, असाइनमेंट लिखने के लिए दिया, एआई से ढूंढेगा, सेम लैंग्वेज वो लिख के ले आएगा। तो वो पता चल जाता है कि ये बच्चा एक तो पढ़ के समझ के उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके ला रहा है, नहीं लेकिन बच्चा एज इट इज उतार के ले आता है। तो भाषा तो अपनी है ही है, जो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये जो टेक्निकल वर्ड बच्चा लिख रहा है या उसको अपने शब्दों में लिख रहा है, तो पता लग जाता है। ऐसा नहीं है बच्चे की चोरी पकड़ी जाती है और आप एआई यूज करते तो हम क्यों पीछे थे, तो हम भी एआई यूज कर लेते उससे भी पता। देखिए एआई यूज करना बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम समय के साथ नहीं, हम समय के साथ बदलाव जरूरी है और एआई बहुत चीजों की जानकारी हमें बहुत अच्छे तरीके से देता है, लेकिन उसका प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप नकल करके सेम उतार लें और एक आप उस चीज को समझने में उस चीज की एआई की हेल्प ले रहे हैं, देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक तो है कि एआई को आपको ऐसे यूज करना चाहिए जो आपको हेल्प करे इम्प्रूव करने के लिए, ना कि आपको एक ऐसा इंसान बना दे जिसको आप ऐसे आसानी से बोल सके कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ, है ना, तो वो ऑप्शन नहीं देना चाहिए। आप सीखिए एआई से, तभी जाके एआई का एक्चुअल मतलब आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे समझ नहीं पा रहे इस बात को, और वो लोग बस कभी कभी ना क्या होता है, स्मार्ट वर्क करने जाते हैं, लेकिन जब उनको मैं पूछूं एक वर्ड जो उनके असाइनमेंट में कि ये आपने लिखा है, इसका क्या मतलब है, क्या वो उसका आंसर कर पाएंगे? अगर उसका आंसर कर पाए, हैट्स ऑफ, गुड जॉब ऑन इट। लेकिन अगर आप नहीं आंसर कर पा रहे उसके लिए, तो मतलब आपने सीखा क्या, क्या मतलब है इसका? वही है, उससे संबंधित कुछ पूछो तो नहीं जवाब आता है, मतलब उसने सिर्फ नकल करके किया है। समझ के किया तो डेफिनेटली बच्चा उत्तर दे पाता है। और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जेनजी मिथ वर्सेस रियलिटी के टॉपिक में? मुझे सच में ये लगता है कि बहुत बहुत टाइम से जेनजी पर जैसे तो कुछ भी गलत हो रहा है तो जनरेशन की गलत है, कुछ भी गलत हो रहा है ये जनरेशन ही ऐसा, ये जनरेशन ही ऐसा करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सिर्फ जनरेशन की गलती नहीं हो सकती। जो जनरेशन उनको परवरिश दे रही है, जो जनरेशन उनको बड़ा कर रहा है, वो जनरेशन उनको क्या उतना ही समय देते हैं जैसे कि पहले के ज़माने में जनरेशन को मिला था। बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। एंड सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से आपको आज भी कुछ जेनजी बच्चे ऐसे दिखेंगे जिनकी मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल मिलेनियल जैसा होगा। उनका चलने का, उनका बात करने का तरीका, उनका इज्जत देने का तरीका बिल्कुल मिलेनियल जैसा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जस्ट नॉट पेरेंटिंग, पेरेंटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टीचर्स हो गए, हम सबका अलग एक रोल है इस जेनजी को उनको बड़ा करने का। तो अगर हम सब लोग भूल जाए कि ये जनरेशन जो बिगड़ा हुआ जनरेशन है, तो ये पूरा
पूरी गलती जो है हमारी है। इसमें वयस्कों का समझना भी बहुत जरूरी है मैम। वयस्क मतलब बड़े लोग किस तरह से उस चीज को ले रहे हैं, उन्हें भी परिवर्तन चाहिए उस जनरेशन को, जेनजी जनरेशन को समझने के लिए। खाली एक के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हैं हम कि हम बोले कि ये जिम्मेदारी सिर्फ जेनजी की है, बड़ों की नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दोनों का समन्वय कितना बैठता है दोनों में। बड़ों को भी समझना है कि आज का बच्चा ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बहुत जगह फायदे भी होते हैं। अभी बहुत सारी चीजों में हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह से करें, तुरंत बच्चा सॉल्यूशन निकाल देता है। ठीक है, एक लंबे प्रोसेस से हम किसी चीज में जाते हैं तो बच्चा अरे मैं इतना लंबा क्यों जा रहे हैं जब चीज शॉर्ट में हो सकती है। तो इस चीज में बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की समझ काम करती है। खाली एक के ऊपर हम इस चीज का ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। जेनजी का है ही नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कभी कभी पिता माता ऐसे बोलते हैं कि हमारे जमाने में तो हम ऐसे ही थे। हाँ। पहली लाइन यही होती है मैम, हमारे जमाने में तो ऐसे होता तो है। सबको अपना जनरेशन को लेके प्राइड है, हाँ। लेकिन सबको अगले जनरेशन को हमेशा कुछ ना कुछ उनपे गलत दिख ही जाता है। तो शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही गलत देख रहे हैं उस जनरेशन में। मुझे नहीं लगता है कि साइंटिफिकली अगर हम देखें वो जो भी बिहेवियर्स दिखा रहे हैं उन सब के पीछे एक कारण है। अगर आप साइकोलॉजिकली उस कारण तक पहुंच पाएंगे तो आपके लिए ये और मुश्किल नहीं होगा उनके साथ डील करना, काम करना, उनको पढ़ाना। तो समझने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं। थैंक यू डॉक्टर निशा मैम और मिस पायल मैम हमारे इस हिंदी पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।